बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खुरम शहजाद सियाल है और आप देख रहे हैं मल्टी मैथमेटिक्स का चैनल। तो इस चैनल पर इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीएसएस की क्लास को। तो सीएसएस के हवाले से जो हमारा पोर्शन है जनरल एबिलिटी का, उसके ऊपर बात होनी है इस लेक्चर में। और इस लेक्चर में पेपर हम डिस्कस करेंगे 2020 का। स्टूडेंट्स को बहुत बेताबी से इंतज़ार था कि मुझे बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट की कि फ़ौरन से पहले 2020 का जो पेपर है उसको अपलोड करें। तो उनसे मेरा प्रॉमिस था कि वेरी सून, जितना जल्दी हो सकता है मैं उसके ऊपर काम करके आपको जो है वो लेक्चर प्रोवाइड करूँगा। तो उस सिलसिले में ये कोशिश की है। तो इस पेपर के अंदर हमने बच्चों को इस लेक्चर के अंदर इस पेपर का जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो हमने डिस्कस करना है। और आपको पता है कि हर लेक्चर में हम एक क्वेश्चन के ए टू डी पार्ट, जितने भी हमारे पार्ट होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो सीएसएस का ताल्लुक चूँकि पाकिस्तान से है, इसलिए पाकिस्तान के स्टूडेंट से मैं मुखातिब हूँ। और दूसरी बात यह कि लेक्चर शुरू करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल पहले सब्सक्राइब किया हुआ है तो वेरी गुड। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि तमाम लेक्चर्स की जो नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंचते रहें, बर वक्त पहुंचते रहें और आपको उसका फ़ायदा होता रहे। और डियर स्टूडेंट्स, हो सके तो इस लेक्चर को शेयर कीजिए, आगे पहुंचाइए। मेरी एक स्टूडेंट से बात हुई सीएसएस के हवाले से, तो मैंने उनको कहा कि ये लेक्चर मेरा शेयर कर दें। मैंने कहा जी मैं शेयर कर दूंगा, तो दूसरों को भी फ़ायदा हो जाएगा, दूसरे कंपटीशन में आ जाएंगे। तो काइंडली आप इस कंपटीशन से मत डरें। कंपटीशन हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन उस हेल्दी कंपटीशन में हसद नहीं होना चाहिए, जलन नहीं होनी चाहिए। आप कोशिश करें, सारे कोशिश कर रहे हैं। तो बहरहाल ये है कि आप लोगों का मेरे चैनल के साथ ये कॉपरेशन होगा। आप लोग जो है चैनल को काइंडली सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस भी कीजिए, और इसके चैनल जो लेक्चर है इसको आगे शेयर भी कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो ए पार्ट है वो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 के ए पार्ट में लिखा हुआ क्या है। जी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मेरे पास शो हो चुका हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है तारिक कैन डू अ टेलरिंग जॉब इन 6 आवर्स। यानी तारिक जो है एक काम को करता है और वो 6 आवर्स उसको लेता है कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद लिखता है जी साजिद डज द सेम जॉब इन 4 आवर्स। यानी साजिद की जो रफ्तार है वो तारिक की निस्बत तेज़ है और साजिद जो है वो 4 घंटे के अंदर उसी काम को मुकम्मल करता है। उसके बाद वो लिखता है इरफान डज इट इन 8 आवर्स। तो इरफान जो है वो 8 आवर्स में इस काम को कंप्लीट कर लेता है। नेक्स्ट, अब यहां से लिखते हैं कि तारिक एंड साजिद स्टार्ट डूइंग द वर्क। तो दोनों इकट्ठे काम शुरू करते हैं, तारिक और साजिद जो है। उसके बाद वो लिखता है जी नेक्स्ट, साजिद लीव्स आफ्टर 2 आवर्स। यानी 2 घंटे के बाद साजिद जो है वो वर्किंग छोड़ जाता है, वो ड्रॉप हो जाता है, साइड पे हो जाता है। एंड इरफान रिप्लेसेस हिम, और इरफान उसकी जगह ले लेता है। तो कहते हैं कि हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू कंप्लीट द वर्क। तो वो काम को मुकम्मल करने में कितनी देर लेंगे, ये टोटल काम को होने में कितनी देर लगेगी। तो ज़रा सोचिए, तारिक अगर अकेला करता है तो इसका 6 घंटे तो वो लगाता है, और साजिद अगर अकेला करता है तो 4 घंटे लगाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर साजिद और तारिक दोनों मिल जाएं तो मेरा ख्याल है कि ऑलमोस्ट 2 आवर्स में तो वो मैक्सिमम काम अपना खींच लेंगे। यानी अगर 2 आवर्स के बाद इरफान जो वो रिप्लेस करता है साजिद को, तो इसका मतलब है 2 घंटे में तो वो अपना काफ़ी सारा काम खींच लेंगे। तो मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर जब साजिद आके इरफान आके मिलेगा तो 2 घंटे से थोड़ा सा टाइम कुछ ज़्यादा लेगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं अब हम लॉजिकली या मैथमेटिकली कि इसको हमने सॉल्व कैसे करना है। वैसे ये अपनी नौइयत के हवाले से एक बच्चों डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। इसको आप लोगों ने तवज्जो से देखना है और तवज्जो से समझने की कोशिश करनी है कि इसमें है क्या चीज़, करना क्या है हमने। देखिए जी, आंसर हमारा शुरू होने लगा है।
तो सबसे पहले तो आप ये डिटेल लिखते हैं ना अपने क्वेश्चन के अंदर कि मतलब हमारे पास तारिक जो वो 6 आवर्स में काम कंप्लीट करता है, ठीक है। तो अब तारिक का जो 1 आवर का वर्क होगा वो क्या होगा, तो डेफिनेटली तारिक का जो 1 आवर का काम है, 1 घंटे का काम है, वो आप क्या करेंगे 1/t उसको उल्टा कर लिखेंगे, यानी 6 घंटे में वो काम करते, तो अगर आप इसका रेसिप्रोकल लेकर लिख दें 1/6 कर दें तो ये उसके 1 आवर का जो जॉब है वो ये बन जाएगा कि 1 घंटे में तारिक ने कितना काम किया जी 1/6, यानी 6th पार्ट जो है उस काम का तारिक ने 1 घंटे में कंप्लीट किया। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं जी हम अगले पॉइंट की जानिब। यहाँ पे तारिक साजिद के हवाले से भी लिखा हुआ है, साजिद डज द सेम जॉब इन 4 आवर्स, तो इसका मतलब है साजिद 1 आवर वर्क कितना होगा जी 1/4 होगा। इसी तरीके से हम इरफान की भी डिटेल लिख लेते हैं। इरफान जो है वो 8 घंटे में काम मुकम्मल करता है, तो उसके 1 घंटे का जो काम होगा वो कितना होगा, वो 1/8 होगा। तो मैंने तारिक को T से, साजिद को S से और इरफान को बच्चों I से जाहिर कर दिया हुआ है। अब मेरे पास चूंकि ये जगह ख़त्म हो गई है, तो इसलिए मैं इसको अगली स्लाइड पर क्वेश्चन को शिफ्ट करने जा रहा हूँ। लेकिन आप लोगों ने इस पॉइंट को याद रखने के लिए 1/t जो है ये 1/6 के इक्वल है, और उसके बाद 1/s जो है वो 1/4 के इक्वल है, फिर 1/i जो है ये 1/8 के इक्वल है। इन 3 बातों को आपने ज़रा याद रखना है, क्योंकि मैं इनको आगे यूज़ करने लगा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स देखते हैं कि जी आगे हमारे पास अगली स्लाइड पे क्या लिखा हुआ है। देखें जी यहाँ पर मैं टाइटल लगाया 2 आवर्स कंबाइंड वर्क ऑफ तारिक एंड साजिद, तो इसका मतलब है 2 घंटे का काम तारिक और साजिद का जो है वो हम ऐड करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स आप ज़रा देखिए इसको हम किस तरह से लिखते हैं। देखो मैंने इसको लिखा है 2/t प्लस 2/s, यानी अगर मेरे पास इसका 1 घंटे का काम कितना था 1/t था तारिक का काम, ये ज़रा मैंने देखिए यहाँ पर लिखा है 1/t, ये डियर स्टूडेंट्स ये किसके बराबर है जी 1/6 के इक्वल है। तो ये तो काम हो गया ना 1 घंटे का। अगर मैं इसको दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/t कर दूं, तो ये 2/t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3। तो इसका मतलब है देखिए ये तारिक का जो 2 घंटे का काम है वो मैंने यहाँ पे 1/3 की सूरत में पुट कर दिया। इसी तरीके से साजिद का जो काम था 2 घंटे का, उसको भी मैंने ये 1/2 की सूरत में क्या कर दिया है वो लिख दिया हुआ है। अब मैंने जब इनका एलसीएम लिया 1/3 प्लस 1/2 का, तो आंसर आया 5/6, यानी अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि काम के टोटल जो 6 हिस्से थे उनमें से 5 हिस्से मुकम्मल 2 घंटे के अंदर तारिक ने और साजिद ने मिलकर कर दिए। यानी उस काम के जो टोटल 6 हिस्से थे वो तारिक और साजिद ने मिलकर बड़ी आसानी से, बड़ी खुश उसलूबी से जो है वो सॉल्व कर दिए। अब इसके बाद चलते हैं बच्चों, हम देखते हैं कि हमारे पास बाकी क्या है। अब हम लिखते हैं रिमेनिंग वर्क। जी जनाब रिमेनिंग वर्क कितना है, तो ये है जी हमारे पास वर्क तो हमें दिया हुई नहीं है, तो वर्क में रिमेनिंग कैसे निकालेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ये बात आप लोगों ने ज़रा याद रखनी है कि अगर हमें कोई वर्क ना दिया हुआ हो तो उसकी जगह हम 1 को कंसीडर कर लेते हैं। 1 इज़ द कंप्लीट वर्क। तो 1 में से हमने जो काम हो चुका है 5/6 वो सब्ट्रैक्ट कर दिया, और बाकी जो 1/6 बचा हुआ है यहाँ पर मेरे पास ये रिमेनिंग वर्क है। तो इस बात को आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, ये रिमेनिंग वर्क है। और अब हमने ये देखना है कि ये रिमेनिंग वर्क कितनी देर में होता है। यानी 1/6 जो है ये रिमेनिंग वर्क कितनी देर में। अब कौन कौन करेंगे, तारिक और इरफान मिलकर दोनों काम करेंगे। ये 1/6 काम जो है ये तारिक और इरफान मिलकर करेंगे। तो अब यहाँ से डियर स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि हमारे पास क्या सिलसिला आना है। तो यहाँ पे हम करते हैं कि तारिक एंड इरफान वर्क दोनों अगर काम करें तो फिर हमारे पास क्या होगा 1/t प्लस 1/i, तो ये हो जाएगा 1/6 प्लस 1/8। इनका एलसीएम लेकर मैंने इसको सॉल्व किया, तो डियर स्टूडेंट्स 7/24 ये इनकी स्पीड आ गई। ये इन दोनों का कंबाइन 1 आवर का जो वर्क है वो आ गया हुआ है। ये मैंने नहीं कहा हरगिज़ कि मतलब ये काम इतनी देर में कंप्लीट कर रहे हैं, मैंने कहा कि ये दोनों जो है 1 घंटे में इतना काम जो है वो कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये जो रिमेनिंग वर्क है ये दोनों मिलकर जो इतनी देर में इनकी स्पीड है
ये दोनों मिलकर रिमेनिंग काम कितनी देर में करेंगे। अब यहाँ से आगे चलते हैं, देखें टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, जो रिमेनिंग वर्क है 1/6 उसको आपने डिवाइड कर देना है इन दोनों की जो 1 घंटे की वर्किंग है उससे, 7/24 से आपने इसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। यानी 1/6 रिमेनिंग वर्क इज डिवाइडेड बाय टोटल वर्किंग ऑफ तारिक एंड इरफान। तो अब आपने करना क्या है, यहाँ पे डिवीजन को चेंज कर देना है मल्टीप्लिकेशन में, और ये 24/7 कर देंगे, क्योंकि जब डिवीजन को चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन में तो डियर स्टूडेंट्स आप लोग अगले जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। इसके बाद आपने इसको कैंसिल आउट करना है, तो ये हो जाएगा 4/7, यानी ये वक्त निकल आया है 4/7 आवर्स लेंगे, यानी 4/7 आवर्स लेंगे। अब मुझे नहीं पता कि मिनट कितने लेंगे, अब मैंने मिनट के ऊपर बात करनी है कि मिनट कितने लेंगे। तो 4/7 को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि ये इस वक्त जो टाइम आया हुआ है ये आवर्स के अंदर आया हुआ है, 4/7 आवर्स लेंगे, ठीक है। अब 4/7 आवर आपको पता है 1 घंटा भी पूरा नहीं बन रहा है, 1 घंटे से कम बन रहा है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 60 कर देंगे, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ। तो जब इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 34.28। यहाँ पे 34 जो है ना ये तो हो गया ना टोटल मिनट्स। अब यहाँ पे 0.828 सेकेंड्स हैं, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास तकरीबन ये कोई 20-25 सेकंड ले रहे होंगे, और ऑलमोस्ट हम इसको 28 सेकंड ही कंसीडर कर लेते हैं। तो अब ज़रा देखते हैं कि हमारे पास तारिक और इरफान मिलकर 34 मिनट के अंदर काम को मुकम्मल करेंगे, जो बकिया काम रह गया वो 34 मिनट में मुकम्मल होगा। तो अब हम देखते हैं कि टोटल टाइम कितना कंज्यूम हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इस बात को तो हरगिज़ नहीं भूलना कि 2 घंटे तो तारिक ने और साजिद ने मिलकर काम किया था, और 34.28 मिनट जो है वो तारिक और इरफान ने मिलकर काम किया। तो अब इसका मतलब है कि टोटल कितना टाइम कंज्यूम हुआ, टोटल टाइम कंज्यूम हुआ 2 आवर्स 34 मिनट एंड 28 सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली, यानी इससे कम ही होंगे, ज़्यादा नहीं है। मान लीजिए एहतियातन पॉइंट को ख़त्म करके मैंने 28 सेकेंड लिख दिया, 25 सेकेंड भी लिखा जा सकता है, 22 सेकेंड्स भी लिखा जा सकता है, तो डोंट वरी। तो ये था बच्चों हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, थोड़ा सा टेक्निकल था। इस पॉइंट को आप लोग ज़रा देख लेंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट बना के इसकी 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। माइट भी पॉसिबल कि यही क्वेश्चन आपके नेक्स्ट पेपर में आ जाए, ये इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो आपके नेक्स्ट पेपर में आ जाए 2021 वाले पेपर में। तो आप इसको ज़रा एहतियात से संभाल के रख लीजिए। इसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की जानिब। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो देखते हैं कि उस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया है। जी जनाब, ये तो बहुत ही आसान सवाल दे दिए। ये तो उसने यूँ समझे कि जो पिछला ए पार्ट दिया था उसको कवर कर दिया हुआ है। उसने कहा फाइंड द मिसिंग नंबर्स टू कंप्लीट ईच सम। तो आपने मिसिंग नंबर जो हैं इनको आपने क्या करना है जी, सॉल्व करना है, और इन मिसिंग जगहों पर बताना है क्या आएगा। बहुत आसान काम है, ये मैंने लिख दिया हुआ है, आप ज़रा देखिए। जी जनाब, ये कॉमन सेंस की बात है कि 9 + 8 ये होगा हमारे पास 17, और -5 करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो मैं 2 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूं कि 12 आए, तो इसका मतलब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सिंपल मैंने यहाँ पे 6 प्लेस किया और दैट्स द आंसर। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट। जी क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट है जी हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 का ही बी पार्ट का आगे बी पार्ट है जी फर्दर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 3 9s are 27 -14। तो इसका मतलब ये हुआ कि 27 में से अगर 14 को माइनस कर दें तो 13 आंसर आता है। तो आगे उसने जो इंडिकेट किया हुआ उसने कहा जी 24 में से क्या माइनस करेंगे, 13 आ जाए भाई, 11 माइनस कर दें 14 आ जाएगा, सॉरी 13 आ जाएगा। तो अब चलते हैं जी हम इसके सी पार्ट की जानिब। देखें ये भी बहुत आसान है, सी और डी पार्ट। 15 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 5 आएगा, 5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा। अब 41 में क्या ऐड करेंगे, 60 आ जाए भाई, 19 ऐड कर दे। बहुत आसान सवाल है जी।
24 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5, दिस इज 6। 24 को पहले डिवाइड करेंगे 4 से। अच्छा, एडिशन नहीं करनी बच्चों, यहाँ पे ना स्टूडेंट्स आप लोगों को ये चेक करना चाह रहे हैं कि डीमास रूल आपको आता है कि नहीं आता। डीमास का मतलब क्या है कि आप बल्कि इसको बोर्ड मास बोलते हैं, ब्रैकेट्स ऑफ, उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे ये वही चीज़ आपसे चेक करना चाह रहा है कि आपको सारे ऑपरेशंस आते हैं या नहीं आते। तो एक एक नंबर के अंदर उसने सारे ऑपरेशन चेक कर लिए। तो 24 डिवाइड बाय 4 करेंगे 6 आएगा, 6 प्लस 5 जो वो 11 आएगा। आप 66 को डिवाइड किस नंबर से करें कि 11 आ जाए, 6 से डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका ई पार्ट। तो यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट मेरे पास लिखा हुआ है 8 मल्टीप्लाइड बाय 6, दिस इज 48। 48 में अब चाहे पहले आप 3 को ऐड कर दें, चाहे आप 13 को सब्ट्रैक्ट कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 48 में से 10 ने माइनस होना है, तो जब इसको माइनस करेंगे तो 38 आएगा। तो यहाँ पर देखिए 7 6 42 हो जाएगा। 42 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 38 जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स चलते हैं जी अगले पार्ट की जानिब। छोटा सा पार्ट था, बल्कि सच्ची बात तो ये कि ए पार्ट जो दिया था उसने उसको इसने कंपनसेट किया है, मतलब बी पार्ट को आसान देकर आपको सहूलत दी है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो अगला सी पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 6 का। ये 2020 का पेपर है, इसका जो सी पार्ट है हम देखने वाले हैं आगे। जी जनाब, ये भी बहुत आसान सवाल है। तो उसने लिखा है जी देयर आर 7 स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप हैविंग एजेस 17 17 18 18 19 19। कैलकुलेट, आपने मीन कैलकुलेट करना है, मीडियन कैलकुलेट करना है, मॉड और रेंज ऑफ देयर एजेस आल्सो डिफाइंस दीज मेंशन टर्म्स, और इनको आपने डिफाइन भी करना है। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास इसका जो मीन है वो कैसे कैलकुलेट होता है, और मीडियन फिर मॉड सारी चीज़ें हम देखते हैं। जी जनाब, मीन बराबर होता है हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ आपको गिवन है उन सारी वैल्यूज़ को ऐड करना है और 7 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। और उसके बाद जब आप डिवाइड करेंगे तो सम करने के बाद इसका जो मीन कैलकुलेट होगा वो 18 होगा। अब मैं इसको आपको ना ज़रा जल्दी से कैलकुलेट करके आपको आंसर बताना चाह रहा हूँ कि इसका आंसर क्या है। याद रख लो कि डाटा के अंदर जो टर्म ज़्यादा बार रिपीट हुई होती है मीन भी एक्चुअली वही होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों ने जहन में रखना है। और इसके बाद आते हैं हम मीडियन की जानिब। तो मीडियन में हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, पहले हम डाटा को अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो मिडिल मोस्ट वैल्यू होती है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, उसको हम मीडियन कहते हैं। तो ये हमारे पास 7 टर्म्स हैं, तो अगर अरेंज करें तो ये मेरा ख्याल अरेंज फॉर्म में ही है, तो इसलिए ये देखें यहाँ मैं सर्कल कर रहा हूँ। 18 बिल्कुल दरमियान में आ रहा है, दोनों तरफ से 3 टर्म्स को मैंने ड्रॉप कर दिया और दरमियान में 18 आ रहा है। सो दिस इज द मीडियन। इसके बाद नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करना है मॉड। अब मॉड क्या होता है, द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डाटा इज कॉल्ड मॉड। तो इसका मतलब है हमारे पास ये मॉड जो है सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाली वैल्यू को मॉड कहते हैं। तो वो 18 जो सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट हुआ है तो इसलिए इसका मॉड 18 है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास रेंज है। तो रेंज बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। रेंज हमारे पास क्या होगी, जो इसकी सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है उसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू को डियर स्टूडेंट्स माइनस कर देते हैं। सबसे बड़ी वैल्यू डाटा के अंदर 19 है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 17 है। इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। तो ये था हमारे पास रेंज। अब चलते हैं हम इसके अगले पार्ट की जानिब। तो इसका जो डी पार्ट है वो देखते हैं। अच्छा, इसकी जो थ्योरी है वो मैंने नहीं लिखी, उसने कहा है ना कि आल्सो डिफाइंस दीज मेंशन टर्म्स। तो आप ये बड़ी आसानी से इन टर्म्स को मेंशन कर सकते हैं। मतलब मीन क्या है, सम ऑफ द वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, ये मीन हो जाएगा। मीडियन, द मोस्ट मिडिल वैल्यू इन द अरेंज डाटा इज कॉल्ड मीडियन। उसके बाद मॉड लिखा हुआ, मॉड क्या होगा, द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डाटा इज मॉड। उसके बाद रेंज क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू इज द रेंज ऑफ द डाटा। तो ये मैंने चारों बातें वर्बली बोल दी हैं, आप इनको बड़े आराम से लिख कर और इसको आप याद कर सकते हैं और बड़े आसानी से आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। अब आते हैं हम इसके डी पार्ट की जानिब।
जी जनाब, डी पार्ट में लिखता है जी, हाउ डज मेंटल एबिलिटी स्किल्स डिफर फ्रॉम आईक्यू टेस्ट, यानी मेंटल एबिलिटी क्या है और आईक्यू टेस्ट क्या है। तो इसके लिए मैंने एक सर्च करके तो रिजल्ट जो है यहाँ पर लिख दिया डेफिनेशंस। तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को बड़ी आसानी से ये बातें समझ आ जाएंगी। आप सीएसएस के स्टूडेंट्स हैं, आप छोटी क्लास के बच्चे नहीं हैं जिनको समझानी पड़े ये बात। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया हुआ है, द पावर टू लर्न और रिटेन नॉलेज इन लॉ, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द फैक्ट्स एंड सिग्निफिकेंस और योर बिहेवियर, ये है मेंटल एबिलिटी। इसके बाद आपके पास है जी इंटेलिजेंस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या होती है इंटेलिजेंस क्वेश्चन में, ये लिखा हुआ है आई क्यू शॉर्ट फॉर्म फॉर इंटेलिजेंस क्वेश्चन इज मेजर ऑफ अ पर्सन्स रीजनिंग एबिलिटी, यानी इसमें यह होता है क्यों में कि किसी भी शख्स के रीज़न देने की जो एबिलिटी है उसको हम आईक्यू का नाम देते हैं, और कोई भी एक्शन परफॉर्म करने का नाम जो मेंटल एबिलिटी है। ठीक है, तो नॉलेज के हवाले से जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उनको समझने के हवाले से वो मेंटल एबिलिटी है, और रीज़न देना, लॉजिक देना, ये हमारे पास इंटेलिजेंस क्वोशंट है। तो बाकी मज़ीद आप इसके ऊपर सर्च कीजिए अपने टॉपिक को नेट के अंदर। इस नेट पे बहुत सारा मटेरियल पड़ा हुआ है इसके हवाले से, तो मैं चाहूँगा कि इसको आप खुद अच्छे तरीके से सर्च करें। ये बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, मेंटल एबिलिटी स्किल्स और आईक्यू एबिलिटी दोनों को जेहन में रख लें। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये बातें अच्छी तरह से क्लियर हो गई होंगी, तमाम क्वेश्चंस अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। पहला सवाल इसका नो डाउट कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, लेकिन बहरहाल इंटरेस्टिंग था, और उसने फिर कंपनसेट भी किया आपको उस BCD पार्ट में, या सारे पार्ट बड़े आसान उसने दे दिए, ताकि आप लोगों को अगर कहीं पे डिस्टर्बेंस हो रही है, उस पर अगर वक्त लगा है, वक्त ज़ाया हुआ है, तो यहाँ पे आप आके थोड़ा सा रिलैक्स फील करें। तो डियर स्टूडेंट्स, होता यही है कि पेपर में बनते जो पेपर हैं वो ऐसे ही बनते हैं, मतलब नॉर्मल से बनते हैं, कहीं कुछ टफ आ जाता है, कहीं उसको बैलेंस करने के लिए इजी क्वेश्चन दे देते हैं। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना पेपर के अंदर, बहुत रिलैक्स हो के आपने पेपर अटैम्प्ट करना है, बहुत इजी रह के पेपर अटैम्प्ट करना है। तो मैं जानता हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों के लिए ज़रा डिफ़िकल्ट होता है कि मतलब उसको क्लियर करना प्रेशर होता है। तो बाहर क्या, अब करना तो है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स आपसे मुलाकात होगी, और क्वेश्चन नंबर 7 के साथ, इसी पेपर 2020 का जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो नेक्स्ट लेक्चर में आप देखेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त देंगे, लेकिन अल्लाह हाफिज़ करने से पहले मैं एक बात बताता चलूँ कि आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू, अगर नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले नए लेक्चर जो हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो। बाकी लेक्चर अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि हौसला अफजाई हो। मुझे जो मैंने काम किया है, मुझे उस पर जो हौसला मिलेगा वो आपके लाइक से ही मिलेगा। और हो सके तो इसका जो लिंक है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।